नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कोचिंग में मौत की बात। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राव कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में शनिवार शाम पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। एनडीआरएफ द्वारा चलाए गए बचाव अभियान के दौरान राव स्टडी सर्कल के बेसमेंट में 3 अभ्यर्थियों के शव बरामद किए गए, जिनमें 2 छात्राएं, 1 छात्र शामिल है। नगर में स्थित कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर प्रशासन से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर वर्ष बारिश से हुए जलभराव के कारण लोगों की जान चली जाती है, लेकिन लाल फीताशाही है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एजेंसियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच इस वर्ष भी देश की सिविल सेवा में चयनित होने का सपना पाले हुए 1 छात्र और 2 छात्राओं की मृत्यु हो गई। उनके शव उतरा रहे थे। नालों की सफाई के लिए जिम्मेदार निगम से लेकर पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और एनडीएमसी नालों की सफाई पूरी होने का दावा करते रहे, लेकिन जगह जगह हो रहे जलभराव और राजेंद्र नगर की घटना ने दावों की पोल खोलकर रख दी। देखिए, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो ये है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ है। लेकिन पूरी दिल्ली, सिर्फ ये ओल्ड राजेंद्र नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये घटना के बाद हम सबको एज ए दिल्लीइट्स हम सबको ये कहना चाहिए, एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया। एक बेसमेंट के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इस बिल्डिंग को सिर्फ स्टोरेज और पार्किंग की परमिशन दी हुई है, लेकिन ये कोचिंग चढ़ा रहा है, लाइब्रेरी बना रहा है, अंदर बना के रखा है। हज़ारों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर, बेसमेंट के अंदर लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मतलब आप तो एक तरीके से इस तरह की घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं पूरी तरह से। मेरी सरकार से यही विनती है, मेरी एमसीडी से यही विनती है, एक एक घर में जाना पड़ेगा, डोर टू डोर करना पड़ेगा और इस तरह की जो भी बेसमेंट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनको तुरंत सील करना पड़ेगा, इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये रुक सकता है। मतलब ये पूरे सिस्टम को इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा है। ना वो बेसमेंट जलमग्न होता। कल इतनी गंभीर हालत थी कि अधिकारियों को डाइवर्स को भेजना पड़ा, गोताखोरों को भेजना पड़ा। 12 फुट के बेसमेंट में अंधेरा भी था, पानी भी गंदा था और कहते पूरा का पूरा फर्नीचर फ्लोट कर रहा था, इसलिए गोताखोरों को इतनी ज्यादा दिक्कत भी हुई। एक नहीं बल्कि 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए उन्हें आईएएस की तैयारी करने के लिए भेजा था। ये वो बच्चे हैं जो शायद आईएएस की एग्जामिनेशन पास कर अफसर बनते हैं, लेकिन इन परिवारों के चिराग बुझ गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 1 दशक से दिल्ली में सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए काम कुछ नहीं कर रही। मैंने इसलिए कहा कि अगर जांच कमेटी बिठाने के बाद भी उसके बाद कोताही बरती जाती तो फिर ऐसे अधिकारी को क्यों नहीं बिठा देना चाहिए। सिर्फ पैसे का लालच है, सिर्फ भ्रष्टाचार है, ये पूरा का पूरा तंत्र बिका हुआ तंत्र, और ये बच्चे उसका शिकार है। और सर, एक कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट है केंद्र सरकार का 2024 का, उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या उनको अमली जामा पहना है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कुछ तक जो भी नियम है, कायदे कानून है, जो नहीं मानता उसके खिलाफ कार्रवाई करें, वो जिसका भी भाग है, लेकिन मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। सर, सौरभ भारद्वाज ने बोला है कि अक्सर इन अफसरों को ना सरकार ट्रांसफर कर सकती है, ना कार्रवाई कर सकती है, कार्रवाई सिर्फ एलजी साहब कर सकते हैं। सौरभ भारद्वाज इन अफसरों से कमीशन ले सकते हैं, दलाली ले सकते हैं, पैसे खा सकते हैं, और जहां इनको अपने क्षेत्र में काम कराने हो तो इन अफसरों से काम भी करा सकते हैं। सिर्फ नियम होनी चाहिए, नियम। मेरे पास साक्ष्य एक आदमी का 26/6 पता नहीं उसने कुछ शिकायत की है एक अधिकारी के खिलाफ, जो भी वहां का बिल्डिंग डिपार्टमेंट का होगा, 24 घंटे में उसका सस्पेंशन हुआ है। और अब बात करेंगे पांडे पर्दा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ। समाजवादी पार्टी ने रविवार को पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी के विधायक दल का नेता चुन लिया है। इससे पहले माता प्रसाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। वो सिद्धार्थनगर के इटावा सीट से विधायक भी हैं। माता प्रसाद पांडे 7 बार के विधायक हैं। इससे पहले मुलायम और अखिलेश यादव सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पांडे कभी मुलायम सिंह के बेहद करीबी थे।
माता प्रसाद पांडे के नाम के ऐलान से पहले शिवपाल यादव, इंद्रजीत सहरोज और तूफानी सरोज का नाम चर्चा में था। लखनऊ में विधायकों के साथ करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद अखिलेश यादव ने ब्राह्मण दाव चलते हुए माता प्रसाद पांडे को विधायक दल का नेता चुना। माता प्रसाद पांडे ने अपना पहला चुनाव साल 1980 में जनता पार्टी से लड़ा था और पहली बार विधानसभा में जगह बनाई। इसके बाद 1985 के चुनाव में इन्होंने लोकदल से जीत हासिल की थी। फिर 1989 के चुनाव में जनता दल से विजय हासिल की। साल 1991 में इनके विजय रथ पर लगाम लगी और इस साल इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1996 के चुनाव में फिर से इन्होंने पराजय का सामना किया। इन दोनों चुनाव में ये तीसरे नंबर पर रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जहां एक और माना जा रहा था कि शिवपाल यादव का नाम आ सकता है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, हालांकि माता प्रसाद पांडे का नाम प्रस्तावित करके कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव कह सकते हैं अखिलेश यादव ने चला है। कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को इस बार नेता प्रतिपक्ष बनाया है विधानसभा में, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की रेस में कई लोग नाम सामने थे। इंद्रजीत सरोज का नाम था, रामचल राजभर का नाम था और उसके साथ साथ तूफानी सरोज का भी नाम चल रहा था। तो इसी में ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अब जो चुप्पी थी वो उसको तोड़ दिया है और माता प्रसाद के नाम पर मोहर लगा दी है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें, इनको चुना गया है, इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इससे पहले काफी बुलंदियों के साथ में अपनी आवाज को जो है उठाते रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता की बातों को एक अच्छे से उठा सकेंगे, इसलिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ में और अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीढ़ी के दांव पे खेलना चाह रही थी, लेकिन फिलहाल ब्राह्मण चेहरे को इस बार जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है कि जिससे कि बेहतर आवाज जो है उठाने वाला जो है सामने निकल करके आए और अपनी जनता के बीच में अपने मुद्दों को रख सके विधानसभा में। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को बनाया विपक्ष का नेता। और अब बात करेंगे एमएलए की धमकी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शासन की ओर से अवैध बस्ती को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था और इस बारे में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मैथानी को पता लगा तो उन्होंने बस्ती में पहुंचकर लोगों से बात की और अधिकारी की जमकर फटकार लगाई। इसी के साथ ही घरों पर लगे नोटिस फाड़ दिए। विधायक ने अधिकारी से कहा है कि अगर इधर बस्ती में बुलडोजर आया तो बुलडोजर और जो साथ में आएगा उसे यही नहर में घुसेड़ देंगे। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बस्ती में जाकर लोगों के बीच खड़े होकर कॉल किया और कहा कि यहाँ पर तुमने पूरी बस्ती में नोटिस लगा दिया है, यहाँ पर तुमने अगर आगे कोई कदम उठाया तो कोई यहाँ आया तो बुलडोजर आया तो तुम्हारा और तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का स्वागत मैं करूंगा। जब तुम मुझसे निपट लेना तब बस्ती में आना, ठीक है? ये गंदा काम बंद कर दो। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजाड़ दोगे, इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? हाँ नमस्कार, सुरेंद्र मैथानी बोल रहा हूँ। ये मनोज जी, तुमने कब ज्वाइन किया है यहाँ पर? 16 मार्च को। और यहाँ पर अभी तुमने नोटिस लगा दी हमारे यहाँ पूरी बस्ती में। नहीं, क्या किया जाए, नहीं मेरी बात समझ लो। यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया तो तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना, ठीक है? ये गंदा काम बंद कर दो। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे, इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? हाँ नमस्कार, सुरेंद्र मैथानी। और सुरेंद्र मैथानी का अब ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी का ये वायरल वीडियो जहां वो अपनी सरकार के प्रशासन पर उनको धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र मैथानी बोल रहा हूँ। ये मनोज जी, तुमने कब ज्वाइन किया है यहाँ पर? 16 मार्च को। और यहाँ पर अभी तुमने नोटिस लगा दी हमारे यहाँ पूरी बस्ती में। नहीं, क्या किया जाए, नहीं मेरी बात समझ लो। यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया तो तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर
तीनों का मैं स्वागत करूंगा, और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना, ठीक है? ये गंदा काम बंद कर दो। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे, इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? और अब बात करेंगे मानसून इजहार हंगामे के आसार। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में खींचतान और रार मची हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन के बयान और कई स्तर पर हो रही समीक्षा बैठकों में भी नाराजगी देखने को मिली है। अब इसी रार के बीच उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसी स्थिति में विधायक जन समस्याओं और अफसरों की मनमानी को लेकर सरकार से सवाल पूछकर सदन की कार्रवाई में सरकार को असमंजस में डाल सकते हैं। दरअसल अब जब विधानमंडल का सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार की कार्यशैली और अफसरों की मनमानी को लेकर विधायक सवाल पूछ सकते हैं। तमाम विधायकों की तरफ से लगातार सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल भी खड़े किए गए हैं। अफसर की मनमानी और प्रदेश सरकार के स्तर पर बदलाव की बात कही गई है। अब 29 जुलाई से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र के दौरान भी सदन में विधायक खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। विभागों में नौकरियों में आरक्षण का विषय भी इस समय गरमाया हुआ है। नौकरियों में आरक्षण देने का सवाल पूछा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से नौकरियों में आरक्षण देने का सवाल पूछा है। वहीं लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित विपक्ष भी मानसून सत्र में सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का ये बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। बता दें आपको कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलेगा ये सत्र। हालांकि इस बार काफी सरकार की स्थिति जो है वो असमंजस में रहने वाली नजर आ सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बार का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है क्योंकि कल से मानसून सत्र की आगाज होगा और इसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर है और उसकी तैयारियां जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। आज अगर हम बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष का भी चयन हो चुका है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को जो है कल विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा, जिसको लेकर के लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी के विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अगर हम बात करते हैं तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और इसके साथ साथ अभी टीटी परीक्षा लीक हुई थी, उस परीक्षा को लेकर के भी लगातार हंगामे देखने को कल मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार विपक्ष लगातार जो है हमलावर रहा है और इसको लेकर के विधानसभा में कई मुद्दे हैं, अहम मुद्दे। बाढ़ का काफी अहम मुद्दा होगा जो सभी विधायक जो है इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो परीक्षाएं जो लीक हुई है उसके मुद्दे को उठाया जा सकता है, टीटी की परीक्षा को उठाया जा सकता है, पुलिस की भर्ती की परीक्षा को उठाया जा सकता है। तो तमाम ऐसी बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो है सरकार को घेरने का पूरी तरीके से विपक्ष का जो है प्रयास होगा और इसको लेकर के निरंतर जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। इसके साथ ही साथ देखा गया है कि 2 दिन पहले ही सभी विधायकों को बुलाया गया था और विधायकों के साथ में एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में कई प्रकार के निर्णय जो है वो लिए गए थे विपक्ष की तरफ से। हालांकि इसकी तैयारियां जो है जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार पूरी तरीके से कर चुकी है कि आखिर किन मुद्दों को अगर ये विपक्ष उठाता है तो उनको कैसे जवाब देना है, किस तरीके से उनके जवाब का जो है खंडन करना है। तो इसी प्रकार से लेकर के जो है लगातार जो भारतीय जनता पार्टी तैयारियां है वो शुरुआत कर चुकी है। हालांकि कल जो है पहला दिन होगा और पहले दिन में जो तैयारियां होंगी वो देखने को मिलेंगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे फरमान का रियलिटी चेक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं फरमान का रियलिटी चेक। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर के विभिन्न तहसीलों में तैनात उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को अब अपनी संबंधित तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य है कि उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं और जन सामान्य की समस्याओं को सुनकर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उसका निराकरण करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए सभी जिलाधिकारियों को चेतावनी दी है कि सभी जिलाधिकारी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए सुनिश्चित करें कि सभी अपनी अपनी तहसीलों पर ही रात्रि में निवास करेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रात्रि में रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नानपारा तहसील में किया गया। तहसील नानपारा में एसडीएम अपने आवास पर उपस्थित मिले।
तो इस वक्त जनपद बहराइच के तहसील नानपारा के उप जिलाधिकारी आवास पे हैं और ये हम रियलिटी चेक मुख्यमंत्री आदेश का जो है कितना पालन हो रहा है इसी क्रम में हम लोग आए हुए थे। तो थोड़ा देर ही सही लेकिन साहब आए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले के न्यूज़ पे आपका स्वागत है। रात में चेकिंग हो रहा है सर, रियलिटी चेक है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि आप लोग अपने ही कार्य क्षेत्र में रहेंगे, इसको आप किस तरह से लेते हैं? आवास हम लोगों का स्कीम है, तहसीलदार साहब आवास हैं, सीओ साहब भी बगल में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। तहसील के सभी कर्मचारी तहसील में निवासरत रहते हैं। तो जैसे कि आप रहते हैं और रात में इसका जो है मुख्य निर्देश का जो कारण है ये इसको क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं? तहसील में काम हमेशा ही तहसील में निवास करते हैं, तो कोई काम जहाँ भी हमेशा तहसील पे रहते हैं और हमेशा से आदेश रहा है, अभी एक्सट्रीटली फॉलो हो रहा है, हमेशा से हम अनुपालन कर रहे हैं। तो आप से बात भी हुई और ये मौके पे मिले भी और ये फरियादी जो अब रात में आएंगे वो कहीं ना कहीं अधिकारियों से मिल के अपनी व्यथा अपनी परेशानी बताएंगे। योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश है वो यहाँ पे तो पूरी तरह से प्रभावी दिख रहा है। के न्यूज़ से फराज अंसारी। और अब बात करेंगे प्रतिभा की उड़ान। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भीखमपुरवा प्राइमरी स्कूल का सिर गर्व से ऊंचा है। यहां पढ़ने वाले एक छात्र ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया। अंशिका मिश्रा ने 6 मिनट 26 सेकंड में देश के सभी जिलों का नाम सुनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराए थे। प्रदेश के गोंडा में भीखमपुरवा प्राइमरी स्कूल का सिर गर्व से ऊंचा है। यहाँ पढ़ने वाली एक छात्रा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। अंशिका मिश्रा ने 6 मिनट 26 सेकंड में देश के सभी जिलों का नाम सुनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। क्लास 3 में पढ़ती थी तब मेरे पापा ने कहा था जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम याद करके आएंगे उनको इनाम मिलेगा। तो मेरे स्कूल के एक बच्चे ने याद करके आया था तो मैंने उनका देखा और मैंने भी याद कर लिया। तो फिर मैंने पापा से ये सवाल पूछा कि पूरे भारत में कुल कितने ज़िले हैं। मेरे पापा ने ढूंढ के मुझे पूरे ज़िले का नाम बताया और मैं एक एक करके याद करते चली गई और मुझे याद हो गया। अंशिका के साथ पढ़ने वाली काजल और बबली का नाम भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। किस क्लास में थी जब पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के नाम याद आ गए? 1। तो उस वक्त क्या था, कैसे सीखा आपने, कैसे याद किया पूरे उत्तर प्रदेश के जिले का नाम? सर यहाँ पर याद कराते थे और घर पे दीदी। तो दीदी भी साथ में पढ़ती थी। अच्छा, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? IAS। स्कूल के प्रिंसिपल छात्राओं की कामयाबी का सेहरा टीचर्स को देते हैं। क्या ऐसे बच्चों के लिए अलग से कोई शिक्षा देने के लिए कोई क्लास चलाई जाती है? नहीं, अलग से कोई क्लास नहीं चलाई जाती है। सभी बच्चों की कॉमन क्लासेज होती हैं और उसमें हम लोग बच्चों की अभिरुचि के अनुरूप कार्य करते हैं। खासकर ग्रुप में बच्चों का जो स्तर है उस स्तर का ग्रुप बनाकर ग्रुप में पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं और समय समय पर बच्चों का प्रोत्साहन करते रहते हैं जिससे उनका मनोबल गिरने ना पाए, टूटने ना पाए और यही हमारी सफलता का मुख्य राज है। टाइमली बच्चों को टाइम देना, उनका होमवर्क चेक करना, मतलब समय समय पर उनका निगरानी करना, हर चीज़ें मतलब बच्चे के प्रति हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। मतलब बच्चा अनावश्यक ना विद्यालय में घूमे, हम बच्चे को हमेशा इंगेज रखते हैं सर। और बच्चे यहाँ पे मतलब वर्ल्ड लेवल पे जाते हैं। स्कूल की छत पर जैविक सब्जियां उगाई जाती हैं। इनका इस्तेमाल छात्रों को खिलाने के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ सर जो है स्पेस की कमी थी, जो है जगह नहीं थी, इसलिए हम लोग सोचे कि बच्चों को कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा करके खिलाया जाए। इसलिए हम लोग छत पे जो है इसका प्रयोग किए, जो है इस पर इंगल उंगल लगा के जो है मट्टी उट्टी डाल के इस पर लौकी, बैगन, सर मिर्चा सारी चीज़ें पैदा की जाती हैं ऑर्गेनिक बिना खाद के। जो है कितने साल से इस तरीके से आप लोग खेती कर रहे हैं? सर लगभग 1.5 साल हो गया जो इसको जो है। फिलहाल स्कूल के 4 स्टूडेंटों के नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। टीचर्स को उम्मीद है कि जल्द ही स्कूल के और स्टूडेंट के नाम भी इस सूची में शामिल होंगे।
बड़ा मसला लेते हैं, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।